हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के 3 स्टॉक्स की। और ये वीडियो उनके लिए है, खास करके जिनको नहीं पता कि इसके अंदर अदानी ग्रीन एनर्जी का भी नाम है। ये जो है 3 स्टॉक जो है F&O के अंदर शामिल हो सकते हैं। ये रिपोर्ट क्या है, ये यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि 3 अदानी ग्रुप स्टॉक्स एलिजिबल है फॉर इंक्लूजन, शामिल होने के आफ्टर सेबी F&O एंट्री एग्जिट नॉर्म्स रिवीजन, जो सेबी ने रिवीजन किया है अभी लेटेस्ट। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो है हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, अभी शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी रह सकती है ऊपर नीचे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है अदानी ग्रीन एनर्जी की भी अगर बात करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले तो इसको जो इस रिपोर्ट को आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वीडियो को चाहे पॉज करके। और यहाँ पर तीनों के नाम लिखे हुए हैं कि 3 अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी टोटल गैस, इन तीनों के ऊपर हमने वीडियोस बनाई है। आर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन डेरिवेटिव सेगमेंट्स एज पर द न्यू क्राइटेरिया फॉर द एंट्री इनटू द फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि F&O। तो इस रिपोर्ट को हम जो है हिंदी में यहाँ पर पढ़ेंगे, ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और इस रिपोर्ट को आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अभी हम इसको हिंदी में यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करते हैं कि सेबी के F&O प्रवेश और निकास मानदंडों के संशोधन के बाद अदानी समूह के 3 शेयर शामिल किए जाने के पात्र है। नियम क्या क्या है वो भी ध्यान से देखिएगा इसका, कि ये हमने पढ़ा कि अदानी समूह के 3 शेयर, यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी टोटल गैस, जो है वो वायदा और विकल्प, यानी कि F&O में प्रवेश के लिए जो नए मानदंडों हैं उनके अनुसार डेरिवेटिव सेगमेंट में शामिल होने के पात्र है। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सेबी ने शुक्रवार को एक परिपत्र के माध्यम से शेयरों के लिए प्रवेश और निकास मानदंडों में बदलाव किया। अभी ये मतलब कि रिसेंटली जो है इसकी अपडेट है। नुआमा ने कहा कि डेरिवेटिव फंडों में अदानी के इन शेयरों की पात्रता का अनुमान नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी द्वारा लगाया गया है, जिसने उन शेयरों की संभावित सूची बनाई है जो मानदंडों के अनुसार F&O खंड में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला जो है वो सेबी को करना है, ये भी ना भूलें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है ये F&O में शामिल होने की संभावना इसकी हो सकती है, और अगर ये F&O के अंदर शामिल होता है तो अच्छा रह सकता है, वो हम आखिर में देखेंगे। अब यहाँ पर सेबी ने क्या क्या रूल्स जो है, क्या क्या यहाँ पर अगर देखें तो नए नियम क्या है, ये इसको देख सकते हैं कि नए नियमों के तहत नियामक ने पिछले 6 महीनों में औसत तिमाही सिग्मा ऑर्डर साइज को मौजूदा 25 लाख रुपए से 75 लाख रुपए कर दिया है। और जिसका हवाला देते हुए नियामक ने कहा है कि औसत बाजार कारोबार अब पिछली समीक्षा के दौरान के आंकड़े से 3.5 गुना अधिक है। शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में नियामक ने इस निर्णय के पीछे तर्क देते हुए कहा कि MQSOS मानदंड को 3 से 4 गुना बढ़ाने की आवश्यकता होगी। नियामक ने पिछले 6 महीनों में स्टॉक की मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट को भी 500 करोड़ रुपए की मौजूदा सीमा से संशोधित करके 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। और ये बदलाव पिछली समीक्षा के बाद से अब तक बाजार पूंजीकरण के 2.8 गुना पर पहुंचने के मद्देनज़र किया गया है। सेबी ने यह भी अनिवार्य किया है कि पिछले 6 महीनों में नकदी बाजार में किसी शेयर का औसत दैनिक डिलीवरी मूल्य, यानी कि ADDV रोलिंग आधार पर 35 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। मौजूदा सीमा कितनी है? 10 करोड़ रुपए है। और पिछली समीक्षा के बाद से ADDV में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर देखें आगे कि इसके अलावा समाप्ति पर सूचकांक डेरिवेटिव्स के विपरीत, जिनका नकद निपटान होता है, एकल स्टॉक डेरिवेटिव्स का भौतिक निपटान भी होता है। आखिर में देख लेते हैं कि सेबी ने शीर्ष 500 शेयरों के लिए औसत दैनिक बाजार पूंजीकरण और औसत दैनिक कारोबार मूल्य, यानी कि ADTV से संबंधित मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया है। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और देखिए, जो अभी यहाँ पर बात करें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये F&O के अंदर शामिल हो जाता है
तो इसको जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा हो सकता है शेयर को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसके अंदर जो है अब जो है अगर F&O के अंदर शामिल होता है तो बड़े प्लेयर्स जो है उनकी एंट्री हो सकती है। वो उन बड़े प्लेयर्स को ये स्टॉक जो है अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या फिर DIIs हो, FIIs हो, वो भी अगर देखें तो F&O के अंदर ज़्यादा काम करते हैं। तो उनका जो है उनके लिए ये अट्रैक्टिव हो सकता है। और साथ साथ एक चीज़ और है कि इसके अंदर जो है वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो इससे जो है ट्रेडिंग करने में भी जो लोग ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, उनको भी मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा मिलने की संभावना रह सकती है। खास करके जो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं उसके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। जब एक वॉलेटिलिटी रहती है तो ट्रेडिंग करने में भी मज़ा आता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि सपोर्ट की अगर बात करें तो नीचे में खरीदना, और रजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर में बेचना। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, उसकी बात करें। वैसे लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अभी क्या है कि ये एक रेंज बाउंड में जो है फंसा हुआ है। कई बार हमने देखा कि इसकी जो वॉलेटिलिटी है कई बार जो है कम हो जाती है, लेकिन अगर ये F&O के अंदर शामिल होता है तो वॉलेटिलिटी इसके अंदर बढ़ सकती है, ऐसा लग रहा है। अब इसके रिटर्न को देख लेते हैं। एक दिन की बात करें, फ्लैट थे। कल की शुक्रवार की अगर बात करें तो हल्के सा 3 रुपये के आसपास की बढ़त के साथ बंद रहा। हालांकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अच्छी रही थी। 1861 रुपये के आसपास का हाई बनाया था। 6 महीने की बात करें तो 6-7% के आसपास के जो है नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसने वॉलेटिलिटी तो अच्छी ही थी। कई बार मैंने कहा है कि जो ट्रेडर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ होगा। इसी वजह से जब हम चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं तो कई बार मैंने बोला है कि सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप जो है नज़र बना कर रख सकते हैं। अब आगे देखें, 1 साल की अगर बात करें, ये ज़रा देखें, 1 साल की अगर बात करें तो 93% के रिटर्न दिए, अच्छे खासा रिटर्न। और अगर 5 साल को अगर आप इसको देखें, 5 साल की बात करें तो 3851% का रिटर्न मल्टीबैगर साबित हुआ है कहीं ना कहीं, इसको आप देख सकते हैं। और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर भी अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो तो चाहे तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर अगर देखें, एक चीज़ समझने लायक है कि इसके अभी भी जो है कुछ प्रोजेक्ट्स है इसके भी ग्रीन एनर्जी के अंदर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे उसके वो प्रोजेक्ट पूरे होते हैं उसके बाद जो है इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू वो बढ़ सकता है। उसके बाद शेयर के प्राइस के अंदर भी तेज़ी की संभावना जो है रह सकती है। अभी इसका PE रेशियो थोड़ा सा हाई है अपने लिस्टेड पीएस के मुकाबले, लेकिन अगर इसका EPS, इसकी अर्निंग अगर बढ़ती है तो PE रेशियो ऑटोमेटिक नीचे आ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो वो भी, इसको भी आप उस पॉइंट को भी मतलब कि समझ सकते हैं। और ग्रीन एनर्जी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार सोलर पैनल या फिर वो लगा दे, उसके बाद जो है एक रेगुलर इनकम जो है वो आ सकती है। साथ साथ उसका मेंटेनेंस जो खर्च होता है वो भी जो है मतलब कि एक कम हो सकता है, मतलब कि तो एक जो है उसके बाद एक जैसे जैसे उसके मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो प्रोजेक्ट जो है वो अगर पूरे होते हैं फिर इसके अंदर जो है एक इसकी प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है, फिर शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी इसकी अगर एक रेंज की बात करें तो नीचे में जो है 1550, ऊपर में तकरीबन 2050, ये एक जो है छोटी सी रेंज बनी हुई है। उसी के बीच में अभी ये काफ़ी दिनों से घूम रहा हुआ। ये बड़ी रेंज की अगर हम बात करें, छोटी रेंज की बात करें तो नीचे में 1700 और ऊपर में जो है ये 2000 रुपये के आसपास का। तो ये एक रेंज में अभी फंसा हुआ है, ऐसा यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है। 2050 को ये क्रॉस करता है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। सो कल वापस से इसके ऊपर चार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। बीच में फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे, वो भी वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं। सो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।